हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जीके के टॉप 25 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन गौतम बुद्ध ने किया था। बुद्ध ने सांस्कारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिस्पर्धा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, सारनाथ में। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। बुद्ध ने अपना पहला धर्म संदेश सारनाथ में दिया था। उर्वेला बोध गया से ज्ञान प्राप्त के पश्चात गौतम बुद्ध सर्वप्रथम ऋषिपदनम, जो कि अब वर्तमान नाम सारनाथ है, यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, सूरत में। सूरत में भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की गई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1667 में फ्रांसीसी कैरान के नेतृत्व में अपना अभियान आरंभ किया। फ्राकोइस कैरान के नेतृत्व में फ्रेंच कंपनी 1668 में सूरत पहुंची और भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की। दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना 1668 में मछलीपट्टनम में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारतीय समुद्र तट पर आने वाला प्रथम यूरोपीय था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लागू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। निम्नलिखित में से किस संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, 2002 में हुआ 86वां संशोधन। 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। इसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु में सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 को बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। शुरू में इसकी संख्या 10 थी। 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा दिन कब होता है। भारत का सबसे छोटा दिन कब होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 22 दिसंबर को। 21 से 23 दिसंबर को दक्षिण अयनांत के रूप में भी जाना जाता है। यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ द गोल्डन पगोड़ा किसे कहते हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन पगोड़ा किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, म्यांमार। म्यांमार को लैंड ऑफ द गोल्डन पगोड़ा कहते हैं। अपने चमकते सुनहरे मंदिरों के लिए प्रसिद्ध म्यांमार को सुनहरे मंदिर की भूमि, लैंड ऑफ द गोल्डन पगोड़ा के रूप में जाना जाता है। इसे स्वर्ण भूमि या सुनहरी भूमि के रूप में भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, गिब्राल्टर जल डमरू मध्य
किनको जोड़ता है? गिब्राल्टर जल डमरू मध्य किनको जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को गिब्राल्टर जल डमरू मध्य जोड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि एक संकीर्ण जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर एवं प्रायद्वीपीय स्पेन यूरोप में मोरक्को से, अफ्रीका के क्यूट स्पेन से पृथक करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, सुएज नहर किस देश में स्थित है? सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो था इजिप्ट, मिस्र में सुएज नहर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है गोबी। गोबी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण का क्या नाम है? पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से गति को मापा जाता है। एनीमोमीटर यह तथा गति को मापता है। अल्टीमीटर जो होता है इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर या उपकरण जलयानों का लगा होता है जिससे सही समय का पता चलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति गोल क्यों होती है? वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति गोल क्यों होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो जल गिरती हुई बूंद होती है उसकी आकृति गोल दिखाई देती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एमआरआई मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एमआरआई मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है चुंबकीय तरंग का। चुंबकीय तरंग का एमआरआई मशीन में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार में क्या होता है? जब लोहे में जंग लगता है तो उसके भार में क्या होता है? तो उसका भार जो होता है वो बढ़ता है। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गाय की दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है वो होता है कैरोटीन। कैरोटीन नामक पदार्थ से गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन हमें दिखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता के दौरान उत्सर्जित न की गई विकिरण कौन सी है? रेडियोधर्मिता के दौरान उत्सर्जित न की गई विकिरणें कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है ऑप्शन डी, कैथोड किरणें। कैथोड किरणें रेडियोधर्मिता के दौरान उत्सर्जित नहीं होती, बाकी अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें ये सभी किरणें उत्सर्जित होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन बी, संकटग्रस्त जीवों, पौधे एवं जीवों पर। संकटग्रस्त पौधे एवं जीवों का रेड डाटा बुक में विवरण दर्ज होता है। रेड डाटा बुक दुर्लभ और संकटपन्न जीवों की प्रजाति, पौधों, कवक के साथ साथ राज्य या देश की सीमा में विद्यमान स्थानीय उप प्रजातियों के प्रलेखन के लिए स्थापित राजकीय दस्तावेज है। यह पुस्तक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों और उनकी आदतों का अध्ययन करने और निरीक्षण कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय सूचना प्रदान करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली या डाइजेस्टिव बैग कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम का सबसे प्रमुख पदार्थों का अक्षण एवं पाचन करना है। ये कोशिका में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों एवं कणों का पाचन करते हैं। पाचन के समय ये स्वयं फटकर पदार्थों का पाचन कर देते हैं, इसलिए इन्हें आत्महत्या थैली, सुसाइड विस्कल्स भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त लाइसोसोम निषेचन में भी सहायक करता है, पाचक एंजाइम का भी संचय करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यूएसबी क्या है? तो यूएसबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार किया था वो किया था नरेंद्र कपानी ने। नरेंद्र कपानी ने 1952 में ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी, गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा पुरस्कार प्रमुख वैश्विक वातावरण संगठन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च संरक्षण सम्मान है। 1961 में स्थापित WWF एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो बंजर भूमि को संरक्षण देने और पर्यावरण पर मानव के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयासरत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई? निम्न में से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई? तो
गोदान और निर्मला ये सभी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो गाइड जो है यह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी नहीं गई है। गाइड जो है वह के आर नारायण के द्वारा लिखी गई, के आर नारायण द्वारा लिखी। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो मालगुडी डेज भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो यह रहा इंपॉर्टेंट वीडियो टॉप जीके 25 क्वेश्चन। अब आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चाहें तो वहाँ से इसका फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,